बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। अच्छा जी, पहले सर्दी ज़्यादा थी और सूरत हाल वैसे ही सेहत की और तबीयत की वैसी थी। अब सर्दी कम होना शुरू हुई है तो इस वेदर में भी समहाव हम बेएहतियाती कर लेते हैं और फिर आपकी तबीयत ऑफ होती है। मैं अपनी बात करी क्योंकि फिर से मुझे लग रहा है मुझे फ़्लू वाला सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह से वेदर स्विच हो रहा होता है या ट्रांजिशन हो रही होती है तो इस तरह के मसले रहते हैं। सो गेट वेल सून एवरीवन। और अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में कराची के गुल प्लाजा में बात करेंगे। आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो फायर ब्रिगेड और इमदादी टीम्स अभी तक ग्राउंड पर और पहले फ्लोर को क्लियर कर चुकी हैं, जबकि दूसरे और तीसरे फ्लोर तक रसाई के लिए कोशिश की जा रही है। ग्रिल्स को काटा जा रहा है। दर्जनों अफराद जो हैं वो अभी भी लापता हैं। जहाँ बाहक होने वाले अफराद की शनाख्त DNA के ज़रिए की जा रही है। और ये वाक़या कराची की तजारती इमारतों में समहाउ फायर सेफ्टी के इंतज़ामात हों, एमरजेंसी हो, एग्ज़िट्स हों। इमरजेंसी एग्जिट्स की बात करें, बैकअप पावर के सिस्टम के ऊपर संगीन सवालात उठाता है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि महकमा फायर ब्रिगेड ने 2 साल कबल ही बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया था, जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि शहर की बेशतर जो तजारती इमारतें हैं वो बेसिक फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती हैं। उसके बाद फिर बल्दिया उज़्मा कराची ने 2023 में शहर के जो अहम कारोबारी इलाके हैं इसमें फायर सेफ्टी ऑडिट कराया, जिसकी रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 को कमिश्नर कराची को भी अरसाल की गई। और इस रिपोर्ट में शाहराह फैसल हो, आई चंडीगढ़ रोड हो, शाहराह कायदीन हो, तारिक रोड के इलाकों में 235 से ज़ायद जो इमारतें हैं उनके सर्वे के बाद वाज़े तौर पर ये वार्न किया गया था कि अगर इन नकाइस को दूर नहीं किया गया तो फ्यूचर में ऐसे सानहात दोबारा रूनुमा हो सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक आई चंडीगढ़ रोड पर 45 इमारतों में से 29 को गैर तसल्ली बख्श भी करार दिया गया, जबकि 77% जो बिल्डिंग्स हैं इसमें फायर फाइटिंग का बुनियादी सामान तक मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है, इस सारी मैंने जो स्टैटिस्टिक्स या जो चीज़ें आपसे शेयर की हैं क्या कैसे लगी, बल्कि अब हम ये सवाल करना चाहिए कि जब ख़तरात पहले से मालूम थे, हमें सब कुछ पता था, तो हमने इस पर क्यों नहीं अमल दरामद किया। क्या कराची की अब ये जो दीगर तिजारती इमारतें हैं ये भी इसी ख़तरे में है, इनके ऊपर भी यही ख़तरा मंडला रहा है। इस वक्त जो गुल प्लाजा है उसमें ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्या सूरत हाल है रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के हवाले से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रज़ा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद हैं, क्या अपडेट हैं आपके पास? जी, इस वक्त भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं तेज़ी से जारी हैं। हैवी मशीनरी की मदद से तमाम तर मलबा डंपर्स पे डालकर यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है और काफ़ी हिस्सा जो है सर्चिंग का वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम फायर ऑफिसर जो डे फर्स्ट से यहाँ पर मौजूद है ज़फ़र, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा कि अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितना हिस्सा जो है क्लियर कर लिया गया है और रेस्क्यू जो सरगर्मियाँ हैं उसमें कितनी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब कल तक जो है वो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे हीट और धुएं का सामना था। अभी रात में हमने तकरीबन उसको कूलिंग के अमल को मुकम्मल कर लिया है तकरीबन, और अब बिल्डिंग के अंदर जो है वो किसी भी जगह पर धुआं या हीट इतनी नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसमें रिस्क कम है, तो उस जगह पर जो है वो हमारी अब सर्चिंग टीमें जो हैं वो जाएंगी और मज़ीद सर्चिंग के अमल को मुकम्मल करेंगी। जो फ्लोर्स रह गए हैं, जो एरियाज़ रह गए हैं, एक तो ये अमल होगा। दूसरा ये कि रात में हमने क्रेन के ज़रिए जो इस पर ऊपर चिलर प्लांट लगा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर उसको उतार लिया, ताकि किसी भी वजह से अगर अल्लाह ना करे बिल्डिंग गिरती है तो मज़ीद उससे कोई नुकसान ना हो। और मलबे का उठाने का काम जो है पूरी रात जारी रहा, तो वो एरिया भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। सारा मलबा भी जो है उस साइड से उठ चुका है और अब इस पर जो है वो फायर फाइटिंग और कूलिंग का अमल का जो मामला हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। अब सिर्फ जो है सर्चिंग के अमल को हम जो तरजीह देंगे और उस पर ही फोकस रखेंगे आज पूरा दिन। फायर फाइटर्स भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, अंदर क्या सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात अंदर हो रही हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं? देखिए, अंदर जो शॉप्स हैं ना वो लॉक हैं और उसमें जो आग लगी हुई थी और जो जल रही थी वो उस पर पानी नहीं पड़ा है, तो वो हीट और वो स्मोक जनरेट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो,
लेकिन अब जब अंदर कल हमने फायर फाइटर्स को अंदर घुसेड़ा और अंदर से जाके कूलिंग का अमल किया तो किसी हद तक उसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी भी थोड़ा कुछ जगह ऐसी हैं जब वो कंफाइंड हो रही हैं, जब वहाँ पे हीट और थोड़ा सा धुएं का सामना है। लेकिन उन जगहों को छोड़ के जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ कंफर्टेबली हम जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह आज वो सारे जो पॉकेट्स हैं उसको कोशिश करेंगे कि जाके चेकआउट करें दोबारा से। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी हमारे कैमरामैन मैं कोशिश करूंगा आपके यहाँ के मनाजिर दिखाने के कि हैवी मशीनरी से इस वक्त जो है इस वक्त भी यहाँ पर काम जारी है और मुसलसल ये तमाम तर मलबा हटाकर जो है डंपर्स के अंदर डाला जा रहा है और अभी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और मैनुअली भी जो है कटर्स की मदद से जो ग्रिल्स हैं उसको काट कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अब तक जो है मज़ीद 3 अफराद की जो लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। 11 टोटल जो है शनाख्त की गई हैं, जबकि अब भी काफ़ी अफराद जो है वो लापता हैं जिनकी तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। अच्छा रज़ा, पहले हमने देखा था कि 2 दिन जब ये रेस्क्यू का प्रोसेस चल रहा था तो इन लोगों को भी फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वालों को बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा उस तरह से बॉदर कर रही थी। उनकी जो इंटरफेरेंस है उसमें भी चैलेंजेस थे। फिर यहाँ पे कल एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, उन्होंने भी ये बात की कि जी फिर जो VIP मूवमेंट्स होती हैं, लोग यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, तब भी मुश्किल होती है। तो अब मुझे तो यहाँ पे आपके बैक साइड के ऊपर कम रश लग रहा है। ये चैलेंज थोड़ा कम हुआ है अब इस वक्त इनके लिए? जी बिल्कुल। अब बाकायदा क्योंकि पुलिस रेंजर्स की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। गैर मुतल्ला किसी भी शख्स को जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इससे कबल जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि मुसलसल जो है आग लगी हुई थी। अब आग पर जब काबू मुकम्मल पाया गया है उसके बाद जब हैवी मशीनरीज यहाँ पर अंदर दाखिल हुई हैं उसके बाद ये तमाम तर जो आम गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको यहाँ से दूर कर दिया गया है। इस वक्त जो है हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है जो बैक साइड का हिस्सा है गुल प्लाजा का, वो तमाम तर मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वाक़े में जो रिम्पा प्लाजा है उसको भी नुकसान पहुँचा है। उनकी दुकानों और इंतज़ामिया को भी बाकायदा जो SPCA और मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से बताया गया है कि कोई भी गैर वहाँ पर जो है सरगर्मी इस तरह की ना की जाए, क्योंकि उसके जो पिलर्स हैं उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब मुसलसल जो लापता अफराद हैं उनके अहल खाना क्योंकि गम से निडाल हैं और वो हर मुमकिन वो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं कि शायद उनका कोई प्यारा यहाँ से मिल जाए। DNA रिपोर्ट्स में भी जो है उसमें भी काफ़ी वक्त दरकार है। जो मुख्तलिफ आहिस्ता आहिस्ता जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ही तमाम तर ये शनाख्त का अमल भी जारी है। जबकि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ताजिर बरादरी और दीगर सियासी जमातों के जो गुजरा हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और विज़िट भी कर रहे हैं। और मेयर कराची की जानिब से भी यहाँ का दौरा किया गया था और उनका कहना है कि 70% जो हिस्सा है वो क्लियर कर लिया गया है और ये मलबा उसके अंदर मुख्तलिफ जो है खिलौने, चीज़ें, क्रॉकरी और दीगर सामान जो है वो मौजूद है। इसी वजह से डंपर्स में जो इंतज़ामिया का एक नुमाइंदा और एक पुलिस एहलकार मौजूद होता है, जिस मकाम पर ये मलबा डाला जा रहा है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और बाकायदा जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी लिस्ट जो है DC साउथ में आवेदा की गई है और गाए बगाए वहाँ पर फैमिलीज आती हैं, मालूमात हासिल करती हैं। इसके अलावा जो लाशें हैं उनको ईदी सुराब गोट सरखाने भी जो है मुंतकिल किया गया है और सिविल हॉस्पिटल में बाकायदा एक डेस्क कायम की गई है जिसको डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन वो तमाम तर चीज़ें देख रही हैं। इसके अलावा CPLC शनाख्त प्रोजेक्ट के जो हेड हैं आमिर हसन वो भी इसमें मामलत उनकी भी हासिल है और मुश्तरका ये टीम जो है काम भी कर रही है मुसलसल। अच्छा रज़ा, मेरी नज़रों से सुबह एक सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज भी गुजरी थी जिसमें मलबे के नीचे से कोई नकदी या कीमती सामान था और कोई मज़दूर वो चोरी कर रहा था और उसको भी पकड़ा। और इस तरह से हमने पहले भी देखा कि 1 लाख रुपए की कोई अमाउंट मिली कहीं से और वहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं।
आज बिल्कुल बिल्कुल देखने में आ रही हैं, और उस शख्स को जो है उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। और जो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार हैं, उन्होंने वर्कर्स ने देखा, क्योंकि रात की तारीकी में काफ़ी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात होती हैं, तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो है इस तरह के जो अफराद वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं। उसको भी पकड़ा। गुज़िश्ता रोज़ भी जो एक तिजोरी पैसों से भरी वो मिली थी, जो रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत जो है इंतज़ामिया के हवाले की, क्योंकि बहुत ये गुल प्लाजा इसके अंदर के मेन तिजारती मरकज़ है, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे अफराद जो है इसी असना पे इस तरह की जो है कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो जिसकी वजह से पुलिस और रेंजर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब ये देखा जा रहा है कि जो हिसार एक पॉइंट्स बनाए गए हैं रेंजर्स पुलिस की जानिब से दाखिली खारजी रास्ते, और खसूसी तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर निभा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद रज़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। गुल प्लाजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के जो अमला है वो इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो मैंने अभी बात की है कि ये जो एक फुटेज मेरी नज़रों से गुजरी सुबह, और इस तरह के कई वाक़यात होते हैं माजी में। आई डोंट वांट टू कोट देम हियर, बट स्टिल हम एज ए नेशन बड़े बेहिस लोग हैं जी। ये इतना बड़ा सान्या है कि लोगों की फैमिलीज़ जो वहाँ पे लोग काम करते थे, जिनके कारोबार थे, जिनका एक सिस्टम चलता था, वो सब इफ़ेक्ट हुआ है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम किस बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। ना इसमें स्टेट का कोई रोल है, ना इसमें किसी इदारे का कोई रोल है, इसमें आपकी ज़मीर का एक किरदार है जो अदा करना पड़ेगा आपको भी, और इस पर सोचना पड़ेगा कि ये क्या हम जो कर रहे हैं ये ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में राइज जो नंबर्स सिस्टम है उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नए ग्रेडिंग सिस्टम की मंजूरी दे दी है। इस चेंज का पर्पस जी ना सिर्फ तालीमी बोर्ड्स में समहाउ यकसानियत लाना है, बल्कि तलबा की जो कारकर्दगी है उसको एक ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़ाहिर करना भी है। नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत 40% से जो कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको यू ग्रेड दिया जाएगा, जबकि 40% से 50% तक जो नताइज हैं उनको डी ग्रेड के तौर के ऊपर पास समझा जाएगा। ये फैसला समहाउ तालीमी सिस्टम के अंदर, मैंने जैसे कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो, स्टैंडर्ड हो, और फ्यूचर में जो हम जीपीए सिस्टम के नफाज में हेल्प देने के हवाले से बात करें उसमें हो सकता है देर। अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम हकीकी तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको बेहतर करेगा, या सिर्फ आपके जो इम्तिहानी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ज़रिए तलबा के ऊपर समहाउ प्रेशर बिल्ड होगा। क्या चीज़ें होंगी इस पर एक माहिर तालीम में बहुत बेहतर तौर पे बता सकती हैं। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं पहले तो आपकी राय चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर। ये जो सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, मंजूरी दी है, क्या हम इससे पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक तो जो पहले आपने कॉन्टेक्ट अपने सुनने वालों को दिया है, वो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आपको भी ये इस बात पे यकीन नहीं, शायद इस किस्म की कॉस्मेटिक से वाकई हमारी क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्परेबिलिटी बोर्ड्स के दरमियान हो सकती है कि नहीं। और तो सिंपल सबसे थोड़ी तफसील पे आती हूँ, वो ये है कि दिस इज अ लॉट ऑफ डांस जिसे कहते हैं अबाउट वेरी कॉस्मेटिक। कोई ऐसी नहीं की गई ये चीजें जिसे कहते हैं ना टाइम लगी, एफर्ट लगी, बस आपने चेंज कर दी। आपने कहा कि आइंदा से हम मार्क्स की बजाय या परसेंटेजेस की बजाय अब हम ABC लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैसे ही है कि आप कहें कि 96% से 100% तक, आज से मैं A++ नहीं, मैं इसका नाम अर्मिला रख रही हूँ या मैं इसका नाम आयशा रख रही हूँ, तो हम ये भी कर सकते हैं, एंड इट विल स्टिल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो क्वालिटी पे देखिए फ़र्क तो हमें पता है ना कि पड़ता है इस चीज़ से कि आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। सो क्लासरूम में आपकी पढ़ाई, आपकी टीचिंग बेहतर हो गई है, आपका
करिकुलम जो है वो बेहतर हो गया है? क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो गया है? आप एग्जाम बनाते कैसे हैं? उसमें सवाल किस्म के पूछते हैं, बच्चों को उसके लिए कैसे तैयार करते हैं, उसकी मार्किंग इन्फ्लेटेड है, नहीं है, ठीक मार्किंग कर रहे हैं या बस हर बच्चे को नंबर देते जा रहे हैं? तो वो चीजें तो ठीक नहीं की इन्होंने। इन्होंने तो सिर्फ, वो मैं किसी से बात करी थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि मिनिस्टर साहब ने सिर्फ ये दिखाया है कि उनको 5 का पहाड़ा आता है। तो ये है कि वो 5 का पहाड़ा है, इन इट्स पैकेजिंग, इट्स कॉस्मेटिक, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सब्सटैंटिव क्वालिटेटिव जो डिफरेंस होता है ना, जो हमारे असली मसले हैं, वो हल नहीं हो रहे इससे। अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं चूँकि एक होस्ट हूँ तो मेरे लिए सिर्फ सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई रियली वांट कि जो आप जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दें, एंड यू सो राइट समहाउ आई एग्री विद दैट कि हम फॉर द टाइम बीइंग हमारा ये ओवरऑल मुल्क के सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। हम शॉर्ट टर्म और बग़ैर कुछ रिसर्च और उसके हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या आएगा, हालांकि हमें पहले सोचना चाहिए। मैं चाहूँगी कि ये हम एजुकेशन सिस्टम में पहले ही उलझे हुए हैं, हमें पहले क्लैरिटी ही नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है। इवन मैं बच्चों को भी देखती हूँ तो जब वो 8th क्लास में होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, ओ लेवल्स वाली साइड पे जाना है, मेट्रिकुलेशन की तरफ जाना है, करना क्या है, करियर काउंसलिंग तो दूर की बात है, एजुकेशन काउंसलिंग का भी आइडिया कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। मतलब बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आप ही के शो पे 2-3 हफ्ते पहले हमारी एग्जैक्टली किसी और इशू पे हम बात कर रहे थे मिलते जुलते, और यही बात हो रही थी। देखिए, बट ऑल्सो क्योंकि आपका टॉपिक आज का ये नई जो डेवलपमेंट है, और वो IBCC जो हमारा वो इंटर बोर्ड है, हम आपको पता है हमारे पास तो 28-30 बोर्ड हैं पूरे पूरे मुल्क के अंदर। तो उसके अंदर ये मसला हमेशा कॉम्परेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का और ये सारा कुछ क्वालिटी का चलता रहता है। तो मैं आपकी इस जवाब को वो जो आपका टॉपिक है उसके साथ थोड़ा मिलाना चाहती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि देखिए, ये इन्होंने जो काम करने की कोशिश की है ना, 2 किस्म की ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, तरीके होते हैं ग्रेड असाइन करने के। जो इन्होंने किया है उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहते हैं। ये बेसिकली ये है कि जितने बच्चों को आपने 96% नंबर दिए हैं वो सारे के सारे A++ हो जाएंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस साल 9वीं के एग्जाम में 500 बच्चों को या 1000 बच्चों को या 100 बच्चों को 96% दिए, वो सारे के सारे जैसे पहले 96% आप इतनी इन्फ्लेशन करते थे कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर 96% का, वो आप काम यहाँ पर भी करेंगे। वो एक दूसरी ग्रेडिंग एक का तरीका होता है ग्रेड्स असाइन करने का, जिसको रिलेटिव ग्रेडिंग या ग्रेडिंग ऑन अ कर्व कहते हैं। वो फिर थोड़ी सी बेहतर होती है क्योंकि उसके अंदर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस साल इस कोहोर्ट में जो बच्चे फॉर एग्जांपल 9वीं के बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मैं उसमें से सिर्फ पहले जो टॉप के 10% और 15% बच्चे ना, उनको A+ ग्रेड दूंगा या दूंगी, और फिर इसी तरह से नीचे जो शायद 20% है 25% उनको मैं B+ या B, जो भी आपका तरीका है, जो भी आप कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो उसमें फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि आप लिमिट लगा देते हैं कि मैंने टॉप परफॉर्मर्स 10% ही, ये नहीं कि मैंने अपने बोर्ड को ऊपर दिखाने के लिए या अपनी क्वालिटी फॉल्सली ऊपर दिखाने के लिए मैंने हर एक को 96% या हर एक को A++ देना है। तो वो फिर भी ना, उससे सुनने वाले को थोड़ा सा जो बच्चे की रिलेटिव स्टैंडिंग है ना अपने कोहोर्ट में, अपने पीयर्स के दरमियान उस साल, वो पता चल जाती है। अच्छा, ये टॉप 10% परफॉर्मर्स में है। ये जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इन्होंने की है, इससे तो वो भी नहीं आपको पता चलता। तो एक थोड़ा सा ये अच्छा, कॉम्परेबिलिटी का जो इशू है ना, क्वालिटी का, कि ये जो कहते हैं कि शफाफियत आएगी और इससे हम नेशनल भी शायद और इंटरनेशनल कंपैरिजन मुमकिन हो सकेगा, वो तो अभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि हमारा करिकुलम कुछ और है। हम कुछ और पढ़ाते हैं, हम उसको किसी और तरीके से असेस करते हैं। जो दूसरे बोर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में कैम्ब्रिज सिस्टम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्राइवेट स्कूलों का। तो उसमें अगर आपका ये ख्याल है कि कल को यूके वाले आपके A++ को या आपके A+ को अपने A+ के बराबर लाके खड़ा कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या पढ़ाते हैं और उसको कैसे असेस करते हैं, उसे कैसे मार्क करते हैं, और उनको ये भी पता है कि आपकी क्वालिटी क्या, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं। वो फिर भी कोई इक्विवेलेंस का फॉर्मूला अपना बना लेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि आपका A+ दर हकीकत हमारे B के बराबर है या हमारे C+ या हमारे C के बराबर है। तो वो आपकी गलतफहमी है, या फिर आप अपने सुनने वालों को मिसगाइड करना चाहते हैं। मिनिस्टर्स जब इस तरह की बातें करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि सुनने वाले को, जो इंटरमीडिएट या जिसका बच्चा मैट्रिक में जाता है, उसको क्या समझ आएगी? वो कहेगा कि यार IGCSE में भी A+ होता है, यहाँ पे भी A+ हो गया, समहाउ क्वालिटी इज इक्वल नाउ।
तो वो पेरेंट तो इसी गलतफहमी में 2-4 साल 5 साल निकल जाएंगे उसके। तो ये तो खैर एक तरीका है वो ये कहने का कि हमें एफर्ट भी ना करनी पड़े अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की, हमें कोई पैसा ना लगाना पड़े, टीचर्स को अकाउंटेबल ना ठहराना पड़े, हम भी इस सिस्टम में से जो फायदा उठा सकते हैं एज पॉलिटिशियंस, एज हमारे जानने वाले फायदा उठा सकते हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। आप अपना अपना टाइम बस गुजार रहे हैं और आप दर हकीकत कोई चेंज नहीं लाना चाहते। तो अब इसकी एक और एग्जांपल अर्मिला और आप ही के शो पे मैंने पिछली दफा दी थी कि इंडिया हमारे साथ है। इंडिया अभी तक वही सिस्टम फॉलो करता है जो लोकली जो उनका बोर्ड है, जो हम फॉलो करते हैं, वो भी नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, वो परसेंटेजेस देते हैं। उनका बच्चा जब यहाँ से उनके पास से जो एफएससी का इक्विवेलेंट करके निकलता है तो उसको यूके की यूनिवर्सिटीज फॉरन अपने अंडरग्रेड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे देती हैं। हमारा बच्चा जब इंटरमीडिएट से अगर फर्ज करें वहाँ पर एडमिशन सिक्योर भी कर ले तो उसको रिमीडियल एजुकेशन का 1 साल लगाना पड़ता है। तो बात यह है कि इससे आपको ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। बात क्रेडिबिलिटी की है। बात यह है कि आपके जब स्टूडेंट्स कहीं पर जाते हैं तो वो नजर आता है कि उन्होंने कुछ सीखा है, उनकी कोई नॉलेज है, उनकी कोई स्किल्स है, कोई कॉम्पिटेंस है। तो वो जब तक आप वो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे, वो नहीं देखेंगे, तो वो परसेप्शन तो नहीं चेंज होगी। तो वो कोई बेवकूफ तो नहीं है कि वो उनको लगेगा कि ये A+ है और ये B है और ये C है और ये आज से मेरे इक्वल हो गया। तो ये आपको इस तरह की ऑप्टिक्स या इस तरह की चीजें इससे अब निकल आना चाहिए हमारे 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 जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो बस फिर वो चलाते हैं इस तरह की बातें करके ये काम। आई अग्री, क्वालिटी का डॉक्टर आयशा बड़ा इशू है और अभी तो हम इस डिस्क्रिमिनेशन से ही निकले, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर हमारा ओ लेवल्स का एक सिस्टम है, फिर हमारा मैट्रिक का एक सिस्टम है, फिर आगे जाके एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारे ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं हमारे तो यही एड्रेस नहीं हो रहे। और अब हम जब इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं तो वही आपकी वाली बात के इम्पैक्ट तो इसका कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ दिल की तसल्ली है समहाउ, जो आपकी और मेरी हो जाएगी या पेरेंट्स की हो जाएगी कि हमारा बच्चा भी अब ग्रेड्स के अंदर आ गया है। तो डॉक्टर आयशा अब हमने कुछ तो सोल्यूशन निकाले हैं। सो राइट कि पहले तो हमारे बच्चों को एडमिशन्स में इतना मसला होता है, फिर अगर आपने इवन मैं अब सोचूं कि मैंने आगे जाके एमफिल या पीएचडी बाहर से करनी है तो पहले मुझे कुछ 2-2.5 साल दूसरी एजुकेशन पे लगाने हैं कि मैं उनको ये साबित कर सकूं कि जी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं आगे पढ़ सकती हूँ। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सोचते सोचते कि आपकी एजुकेशन में 2 साल और ऐड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो टाइम और मनी और वो जाहिर हर एक की नहीं होता कि वो फिर दोबारा 2 साल लगा के या वो खर्चा दोबारा करके वो गैप्स ही अपने पुराने फिल करता रहे। तो ये तो है इशू। लेकिन देखिए हमें पता है कि हमारे जैसे आपने भी कहा हमारा बहुत ही हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई बड़े रॉकेट साइंस। तो जब इतने बेसिक मसाइल को हल करने के ये सॉल्यूशंस भी इनको सारे पता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। बात भी आ जाती है कि ये किसी की नजर में ये प्रायोरिटी नहीं, जिनके प्रायोरिटी आपकी 2 सूरतों में हो सकती है ना, कि आपके बच्चे उस सिस्टम में जाते हो, उन्होंने भी उधर से पढ़ के और उधर से निकलना हो, और या फिर ये होता है कि आपको कोई पूछने वाला हो। हमारे पास इस तालीम के एटलीस्ट जो है एरिया उसमें कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, और आपके बच्चे बड़े कन्वीनियंटली या प्राइवेट स्कूल चले जाते हैं, एलीट प्राइवेट स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, या बाहर चले जाते हैं। तो फिर कोई एज सच कोई प्रेशर, कोई एज सच कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं कि जिसकी वजह से एजुकेशन इमरजेंसी का नाम हम हर साल सुनते हैं। जो भी हुकूमत आती है हर साल वो इमरजेंसी का ऐलान करती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में वो सिर्फ लैपटॉप बांट के या स्कूटीज बांट के चले जाते हैं। लेकिन वो हमारे जो मसाइल होते हैं, असली मसाइल होते हैं, वो तो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और डॉक्टर आयशा, डोंट यू थिंक कि इसमें हमने अपने बच्चों को भी आदी कर दिया है? मैं तो पहले ही कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे बड़ा सवाल करती हूँ हमेशा आप जैसे एजुकेशनिस्ट से, कि हमारे यहाँ तो अभी तक बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर रट्टा सिस्टम चल रहा है। मतलब वो इतना शदीद रट्टा सिस्टम है कि परेशानी होती है कि बड़े होकर या आगे जाके यही लोग जो हैं वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं समहाउ, बिकॉज उनको एक आदत या पैटर्न सिखा दिया जाता है कि आपने रट्टा लगाना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इवन हमारे इस सिस्टम के अंदर बड़ा मुश्किल है। इवन आप अगर दूसरे सिस्टम्स में देखें तो छोटे से छोटे उम्र के बच्चे को जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको लॉजिक के साथ समझाई भी जाती है और उसके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों के कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होते। मैं एक स्पेसिफिक चीज़ उसकी बात कर रही हूँ सेक्टर की।
मतलब बिल्कुल ठीक बात कह रही है। देखिए, आपको पता होगा जब भी हम कोई नई हुकूमत आके वो दिखाना चाहती है कि जी हमने, जैसे आपको याद होगा कि वो बड़ी सिंगल नेशनल करिकुलम की, जिसको बाद में नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान का भी नाम दे दिया था। बड़ा ये था कि अच्छा हम किताबें चेंज करेंगे तो समहाउ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, हम प्राइवेट स्कूलों के बराबर आ जाएंगे। तो वो आपने सारी डिबेट देखी होगी पिछले 3-4 साल की, और वो हमें पता है कि उसका क्या बना और क्या नहीं बना। और उस वक्त भी मेरे जैसे लोग यही कहते थे कि देखिए आप तो बहुत सारे खैर इश्यूज हैं जो ठीक करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज हम एग्जामिनेशन की भी बात करते थे कि आप जब बच्चे को एग्जामिन ही फैक्चुअल या मेमोराइजेशन या रट्टा लगाने के ऊपर करते हैं, वो तो आपकी चीज चेंज नहीं हो रही है। तो आप कि एक किताब चेंज करने से, और किताबें भी हमें पता है कि उस तरह खैर नहीं चेंज हुई थी, लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट से हम कह देते हैं कि जी अच्छा जी बड़ी अच्छी आपने किताबें बना दी हैं। लेकिन अगर आप बाकी सब कुछ, यानी कि टीचिंग किस तरह हो रही है क्लासरूम में, वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिर्फ किताब में डालने से तो क्लियर नहीं हो जाएंगे। एक पढ़ाने वाला भी होगा जो कि बेसिकली बच्चे और किताब के दरमियान मीडिएट कर रहा है लर्निंग को, वो ट्रेन नहीं है। वो उसको आप ट्रेन कर भी लेंगे तो वो आपने ओवर टाइम टीचर हायरिंग को भी तो अपने पॉलिटिकल वो पेट्रनेज के लिए इस्तेमाल किया ना, कि अपने लोगों को लगा लिया। जो लोगों को जिन लोगों को टीचर नहीं बनना चाहिए वो भी बहुत सारे टीचिंग वर्कफोर्स का हिस्सा बन गए हैं। एक वजह ये भी है कि टीचिंग कोई ऐसा लोग परसू नहीं करना चाहते एज अ प्रोफेशन अभी तक हमारे मुल्क में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो वो आपने सिस्टम को, वो 21 लाख 25 लाख टीचर उसके अंदर जिनको शायद नहीं, बल्क टीचर्स जिनको नहीं भी आना चाहिए था उस वर्कफोर्स में, अब उसका हिस्सा बन गया। अब आप उनको इतने आराम से हटा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपके लिए लीगल इश्यूज बन जाते हैं। सो आप किताब चेंज कर भी लें, टीचर आपका चेंज नहीं हो रहा, वो बच्चे को उस तरह पढ़ा नहीं रहा जिस तरह से उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। फिर आप दूसरा ये कि आप उसको एग्जामिन ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे टेस्ट नहीं कर रहे आप उसको, वो तो रट्टा सिस्टम वाला आपने अभी तक एग्जाम बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते, अगर आप सीरियस होते तो आप वाकई अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को सिर्फ ये ग्रेडिंग जैसी जो एक पैकेजिंग है कि हम रिजल्ट कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप वाकई एग्जाम को अपने इस तरह चेंज कर दें कि वो बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करे, तो फिर एक तरीका है आपके पास कि आप टेस्टिंग के थ्रू टीचर को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टीचर ने अपने बच्चे को, अगर कंसिस्टेंटली आपको नजर आ रहा है कि एक स्कूल में फिजिक्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है या जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तो टीचर या ये स्कूल सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। लेकिन ये तो फिर ये लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं करने वाली। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है, या ब्यूरोक्रेसी का भी इवन, वो शॉर्ट टर्म गोल्स है। क्योंकि मैंने तो चले जाने 2 साल बाद 3 साल बाद, तो ये तो कोई 10-15 साल की गेम है ना, जो अगर आपने फैंसी चीज दिखा दे जिससे लोग भी अट्रैक्ट हो जाए, हमारा भी समझ में आ जाए कि जी हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो काम नहीं हो रहा, वो समहाउ बस उसी वक्त एक करी जा रही, कोट मेकअप किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया देखती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी घुड़सवार से, उस्मान खान, जिन्होंने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी जो कह लें स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी। उस्मान खान ने इंटरनेशनल FEI की मिडल ईस्ट और अफ्रीका जोन इवेंट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। FEI की जी जो रैंकिंग है उसको दुनिया के 6 जोन्स में तकसीम करती है और इन जोन्स की बुनियाद पर इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप है इसकी मजमूई दर्जाबंदी भी की जाती है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में सर फहरिस्त रहना आलमी मुकाबलों में संभव नुमाया मकाम हासिल करने में अहम एक कदम समझा जाता है। इससे पहले भी उस्मान खान ने जी 2019 से लेकर 2021 के दौरान मुसलसल ये नंबर 1 रहे और एक बार फिर ये टॉप रैंकिंग हासिल करके उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की है। ये जाहिर है ये एजाज़ एक फ़र्द की मेहनत का नतीजा है, लेकिन पाकिस्तान की जो घुड़सवारी का मयार है या हमारा जो तरबियती निज़ाम है उसकी इंटरनेशनल सतह के ऊपर रिकग्निशन को भी संभव ये जाहिर करता है। इस वक्त हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए। हाउ डज़ इट फील? हमें थोड़ा सा इस रैंकिंग का क्राइटेरिया आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या होता है, कैसे इसको जज किया जाता है।
अस्सलाम वालेकुम अर्मिला, थैंक यू। रैंकिंग का जो सिलसिला है वो 12 महीने के ऊपर चलता है। आपको डिफरेंट यूरोपियन सर्किट्स में राउंड्स पे FEI राउंड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिस तरह हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बट वी बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 20 years। सो 31 दिसंबर को फाइनली रैंकिंग्स रिलीज़ होती हैं और इसमें पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन आई है। वी वर इन अ सिमिलर पोजीशन 2019, 20 और 21 में। सो पाकिस्तान को मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। हमने कतरा मांगा था, अल्लाह ताला ने हमें समंदर से नवाज दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इस कंपटीशन और सारी चीज़ों पे रैंकिंग का तो आपने बताया। पाकिस्तान के अंदर जो हम घुड़सवारी देख रहे हैं, वो टाइम आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे लर्निंग का एक प्रोसेस है, जो तरबियती निज़ाम जिसकी मैंने बात की, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो उनको मीट करना, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। इंटरनेशनली तौर पे अगर मेरे अलावा किसी और एथलीट को कम्पीट करना है तो पहली बात, या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो पहली बात आपको FEI लेवल के ऊपर आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली तौर पे पाकिस्तान में FEI लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, और इसलिए मेरा हमेशा जो कंपटीशन सर्किट रहा है यूरोप में रहा है और ऑस्ट्रेलिया में रहा है। बाकी जो आना चाहते हैं सवार इस लेवल के ऊपर, सो बेसिकली स्टेप 1 आपको अपनी जनरल राइडिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपको NOC चाहिए होता है फेडरेशन की तरफ से, और फिर उसके बाद आपको नेशनल लेवल पे यूरोप में उनके रेलेवेंट फेडरेशन के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। फिर उसके बाद आप FEI लेवल के ऊपर आते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। तो आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और अब आपने जो ये पोजीशन को अपनी ओवर टाइम सस्टेन किया है, आई बिलीव कि इसमें बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है, और हमारे सिस्टम्स के अंदर रहते हुए इंटरनेशनली ख़ुद को रिकग्नाइज़ कराना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इंटरनेशनल रिकग्निशन मेरा जो देखें अब सफ़र है वो 2005 से है। 20 years आई बीन ऑन द इंटरनेशनल सर्किट। कुछ एडवांटेज मेरे पास भी था कि आई वाज बेस्ड इंटरनेशनली। मेरा करियर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में रहा मेजॉरिटी में, एंड देन वेंट टू यूरोप फॉर पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन। सो एडवांटेज होता है। जो राइडर्स इधर बेस्ड हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है FEI के ऊपर कम्पीट करना, लेकिन हमने ग्राउंड वर्क तैयार किया हुआ है और हम फैसिलिटेट किए हमने कुछ राइडर्स को यूरोप में ड्रेसाज के अंदर। बिल्कुल ठीक है। चूँकि आपने कहा कि आपको ये एडवांटेज रहा कि आप इंटरनेशनल बेस थे, बट स्टिल मैं चाहूँगी आपने जिस तरह से अपने इस प्रोसेस को विद टाइम कंटिन्यू किया, और पाकिस्तान में जो राइडर्स हैं और इंटरेस्ट आपने कितना देखा है घुड़सवारी की तरफ, और इस सारे प्रोसेस से गुजर कर एक मकाम तक पहुँचना। मैं पाकिस्तान में मौजूद लोगों से बात करती हूँ, ज़ाहिर है आई एम श्योर आप इंटरेक्ट भी करते होंगे, आपको आइडिया भी होगा। आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग इज़ कि पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप बाहर के मुल्कों के साथ कैसे नहीं, मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं घुड़सवारी को लेकर कि हमने इंटरनेशनली इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है जैसे आपने किया है। जी, मेरी जो फाउंडेशंस हैं, सॉरी थोड़ा सा ऑडियो डिले है बीच में। मेरी जो बेसिक राइडिंग ट्रेनिंग थी वो हमेशा पाकिस्तान से आई है। सो द फाउंडेशंस हैव बीन लेड आउट फॉर मी इन पाकिस्तान इन द लाहौर कैवलरी ग्राउंड का जो राइडिंग स्कूल है फ़ौज का। मेरी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, वहाँ से बेसिकली एडवांस राइडिंग की। जो राइडर्स इधर बेस्ड हैं पाकिस्तान में उनके लिए भी वही फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ ग्राउंड वर्क होमवर्क बैकग्राउंड में चल रहा है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, शो जंपिंग के लिए बाय द रेंजेस, ताकि जो राइडर्स यहाँ राइड कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और आपके इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि यहाँ लोकल कॉम्पिटिशन्स होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर भी ऑल एक्सपेक्ट, और हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी हैं, और आपने चूँकि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया। एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, आखिर में कुछ भी कहना चाहें अपनी इस रैंकिंग को लेकर, और जो लोग शौक़ रखते हैं घुड़सवारी का और उसको आप ही की तरह प्रोफेशनली परसू करना चाहते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्टली हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है, और अब हमारी रिक्वेस्ट है पाक फौज से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अब 100% दें, हमें सपोर्ट करें। एशियन गेम्स आ रही हैं सितंबर 2026 में। हम 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं पहले, वी हैव नेवर बीन देयर। सो द आइडिया इज़ टू टेक पाकिस्तान टू द एशियन गेम्स, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत से पीछे से जो राइडर्स आ रहे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, और आई थिंक इंशाल्लाह वी ऑल्सो हैव ए गुड चांस टू बी कम्पिटिटिव। जो राइडर्स इधर बेस्ड हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा
कि जो आपके पास फैसिलिटीज़ है उनको इस्तेमाल करें, वहाँ से शुरू करें। आपने कहीं ना कहीं से तो आगाज़ करना है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हुआ जाऊँ कि कुछ राइडर्स जिनको मैं भी लाहौर में भी ट्रेन करता शो जंपिंग में, गिरते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं सर हम दोबारा लड़ेंगे। तो लड़कों के पास जज्बा है, दे जस्ट नीड ए गुड प्लेटफॉर्म टू राइज। और आई थिंक वी हैव ए गुड टीम ऑफ शो जंपर्स एंड रेस राइडर्स कमिंग अप इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। तो लगे रहें और लड़ते रहें। लगे रहें और लड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपके, आपने हमें ज्वाइन किया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे जी, अपने जर्नी के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो राइडर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसके हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब बात करेंगे CSS के एग्ज़ाम्स के हवाले से। पाकिस्तान का सबसे अहम मुकाबले का इम्तिहान इसे कंसिडर किया जाता है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत जो है ग्रेड 17 के अफसरान भर्ती करती है, जो तरक्की करते हुए ग्रेड 22 तक पहुँचते हैं। और ये इम्तिहान समहाउ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हर साल मुनक़िद होता है और इसके मराहल नहायत सख्त और तवील होते हैं। अब कौमी सतह पर CSS में इस्लाहात के तहत उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल और 3 की बजाय 5 अटेम्प्ट्स देने की सिफारिशात भी सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरीके से मेच्योर और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको मौका मिलेगा। जबकि नाक़दीन ये कह रहे हैं कि इससे नौजवान अपनी ज़िंदगी के कीमती साल एक ही इम्तिहान में लगा देंगे, जिसमें उम्र और अटेम्प्ट्स बढ़ाने का फ़ैसला समहाउ यंगस्टर्स हों, ख़वातीन हों, और पूरे सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है उस पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। आया ये इस्लाहात वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ से अहम आहंग है या नहीं। हमारा फ़र्द हमारे साथ मौजूद है, CSS मेंटोर हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आप अपना ओपिनियन दें, ये जो सिफारिशात दी जा रही हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 30 से 35 कर दी जाएगी और फिर 3 से 5 अटैम्प्ट्स के ऊपर इस पर कंसिडर किया जा रहा है। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए, बुलाने के लिए। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स हुआ करती थी जी, और 30 साल उम्र तक आप मुकाबले का इम्तिहान दे सकते थे। और इस इम्तिहान में होता ही है कि आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, जिसमें से आपके 6 कंपल्सरीज हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। 6 कंपल्सरी वो हैं जो हर बैठने वाला बच्चा वही उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ जाएगा, और ऑप्शनल जो है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो आप पहली स्टेज में रिटन एग्जाम देते हैं। रिटन अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, और फिर आप फाइनल वाइवा में बैठते हैं, और उसके बाद आपकी मेरिट बनता है और आपको डिफरेंट 12 ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि हर साल कमोबेश कभी 18,000 20,000 बच्चा अप्लाई करता है, जिसमें से 15, 12, 13,000 बच्चा बैठता है, और उसमें से 300 समथिंग के अराउंड बच्चे जो हैं वो रिटन क्वालिफाई करते हैं। यानी कि हमारा रिटन क्वालिफाई करने की जो परसेंटेज है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग %। हर साल इसके ऊपर नीचे ही रहता है कमोबेश। अब हुआ ये है कि लोगों को ये महसूस हुआ कि 35 साल उम्र होनी चाहिए और इसकी 5 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ करियर काउंसलिंग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं जाके 27-28 साल की उम्र में पता चलता है मुकाबले के इम्तिहान का। तो हम उसमें एक तो इंक्लूसिविटी लाने के लिए, ताकि बाकी के लोग जिनको पहले इल्म नहीं हो सका वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, कम्पीट कर सकें, और दूसरा ये कि थोड़े मैच्योर लोग भी आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, हमें इसमें ना कुछ चीजें देखने की जरूरत है। अभी फिलहाल ये जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में इस पे डिबेट हो रही है, और अगर यहाँ से ये चीज अप्रूव होती है तो फिर ये कैबिनेट के पास जाएगी, और फिर जाकर के अगले आने वाले सालों में हम इसको 35-5 कर देंगे। अच्छा, इस 35-5 के मेरे नजदीक प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड्स को देखें तो जिन बच्चों को पहले मौका नहीं मिल सका उन्हें मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो फार फ्लंग एरियाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस तरह से लाइफ जो है वो एक चांस नहीं देती कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर के फिगर्स हैं अराउंड 16 to 17% जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो चल रही है। तो ये एक ऐसी जॉब है जो आपको जॉब सिक्योरिटी भी दे रही है, आपको सोशल लाइफ के अंदर एक डिग्निटी दे रही है, आपको स्टेटस दे रही है, आपको पैसा दे रही है, 60 साल की उम्र तक आप चल रहे हैं। तो ये सारे इसके पॉजिटिव साइड्स हैं।
लेकिन अगर हम एट द वेरी सेम टाइम इसकी नेगेटिव साइड्स को देखने की तरफ आते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। पहले आप जो है अगर अल्लाह भला करे 30 साल तक लटके हुए हैं तो अब आप 35 साल तक लटके रहेंगे, तो ये एक इसमें मसला है बिकॉज हाँ अच्छा, अब मेरा सवाल भी, सॉरी अमारा मैं आपको इंटरप्ट करी, मेरा सवाल भी यहाँ पे ये है। देखिए आपने खुद ये बात कर दी कि पहले नॉर्मली लोग 30 इयर्स तक अटेम्प्ट्स करने का सोच रहे होते थे और फिर अपनी पढ़ाई के साथ भी समहाउ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो CSS की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उनको क्लैरिटी होती थी कि अच्छा चलो अब इस एज तक हो जाएगा, और 30 साल वो एज होती है जिसमें बहुत सारे लोग अपना आधा करियर बना चुके होते हैं, मतलब अब अच्छा खासा टाइम निकाल चुके होते हैं। सो ये भी एक फैक्टर है। और अब उसको 35 साल करना कि यानी 5 साल आपने उसमें और ऐड कर दिए कि एक शख्स का जो क्लैरिटी तो नहीं मैं कहूँगी कि डिस्टर्ब हुई, बट स्टिल जिसने करना है वो करने की अटेम्प्ट बार बार कोशिश भी करेगा। लेकिन वही बात है कि लटके रहना, फिर आप दूसरे करियर को ऑप्ट करें 35 इयर्स के बाद, फिर वो कहाँ आप सेटल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा देखिए, जब आप 35 साल की उम्र में सर्विस में आ रहे होंगे, अच्छा जरूरी नहीं है कि 35 में ही जाके आप अपेयर होंगे। ये तो हमने सिर्फ उनको एक अपर एज लिमिट दे दी। जनरली लोग 24-25 में शुरू करना अटेम्प्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखें, माजरत के साथ मैं ये लाइव ये बात करने जा रही हूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमने देखा बड़ा टिकटॉकर किस्म का कॉमनर आना शुरू हो गया। इमेच्योर किस्म के बच्चे हैं, जैसे ही डिग्री करके निकलते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, पास हो जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते चीजों को, फिर वो टिकटॉक पे वॉक करते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो अगर आप 35 साल की उम्र का शख्स रखेंगे तो वो कंसिडरेबली मैच्योर होगा, वो पहले कहीं ना कहीं जॉब करके आया होगा तो उसको थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग आती होगी, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट आती होगी, वो चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर आप 35 साल तक इस इम्तिहान में बार बार बैठ के बार बार तैयारी करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है मेरे नजदीक। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात को, चूँकि आपने एक चीज़ जुमला बोला है कि शायद 35 साल की उम्र तक मैच्योरिटी आ जाए, पर मैंने तो माशाल्लाह अच्छे खासे सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर जो कि 35 से कहीं ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मैंने अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उनको भी देखा है। माजरत के साथ मैं सबकी बात नहीं करी, बहुत कम लोग हैं जिन जो आपकी नज़रों के सामने आते हैं, जो बड़े एक्टिव भी नज़र आते हैं। तो आई डोंट थिंक हमारा कि मैच्योरिटी का ताल्लुक कहीं से भी इस जॉब के एग्जैक्टली। अच्छा हमें ना इसमें एक दो चीजें मजीद मैं समझती हूँ कि ऐड की जा सकती हैं। एक तो हम जा सकते हैं KPIs की तरफ कि हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पहले जिंदगी में और आगे चल के आप क्या करेंगे। मोर ओवर हम इसमें ना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मुकाबले का इम्तिहान है उसमें पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढते हैं। अब हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी रखा हुआ। अब कई बच्चे FA करके आएंगे, BA करके आएंगे, तो उन्होंने पहले साइंस नहीं पढ़ी हुई। इसकी जगह पे हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दैट इज द थिंग जो आपने आगे चल के जिंदगी में करनी है। तो ये कुछ चीजें अगर बेहतर कर ली जाए और फिर अगेन साइकोलॉजिकल पे थोड़ी ज्यादा अहमियत दे दें रिटन क्वालिफायर्स की, तो फिर हो सकता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा सके। हमारा सिंस यू है मेंटोर, अब आपने बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट भी किया होगा, आपने उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की होगी, बट आई रियली वांट कि चैलेंज कहाँ आता है जिसमें हम अभी पास होने की जो रिटन में आपने 2.5 रेशो बताई है जो कि बहुत कम है, फिर उसके बाद आगे जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है और फिर बहुत मिनिमल सी एक नंबर निकलता है। चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं लोगों को, कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्ब करती है और जिसको एज ए मेंटर आप समझती हैं कि एड्रेस किया जाना चाहिए? ठीक है, अच्छा मैंने पढ़ाना शुरू किया था बैक इन 2018 व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और अभी 2026 चल रहा है, तो कमोबेश 7-8 साल का अरसा हो चुका है मुझे बच्चों को तैयारी कराते हुए। कमोबेश 16-17 हज़ार बच्चा मैं अपने हाथ से निकाल चुकी हूँ तैयार करवा के। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि इम्तिहान है आपका अंग्रेजी में, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि इज एम आर की गलतियां होती हैं उनकी। फिर उन बच्चों के साथ दूसरा मसला ये होता है कि डिड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं। और अच्छा मजे की भी दिलचस्प बात ये कि कई दफा ऐसे लोग क्वालिफाई करके एलोकेट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब एक तो बहुत सारे बच्चों ने जिंदगी में पहले अंग्रेजी ग्रामर के ऊपर इस तरह से काम नहीं किया होता। दूसरा मसला ये है कि सोशल साइंसेज के जो बच्चे हैं, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, या इस तरह की डिग्रीज करके आए हैं, तो उनको काफी सारी चीजों का ऑलरेडी आइडिया होता है। जबकि उसके बरक्स अगर बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंजीनियरिंग वाला कोई बच्चा आता है
तो अब उसने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का उसको आइडिया है, ना फिर उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का आइडिया है। तो यहाँ आपको एक पूरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको आसान लफ्जों में इसकी वजाहत करना चाहूँ तो वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू होकर 2026 तक आपने चल के आना है। तो ये वो चीजें हैं जो बच्चों के लिए नई हैं। अब हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, एस्पायरेंट के पास भी और स्टूडेंट्स के पास भी। कई बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, 2-2 साल हो गए होते हैं, उनको स्टेट और डेमोक्रेसी का फर्क नहीं पता होता, और आप आए हैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने। तो आई बिलीव के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के साथ, और फिर ये जो मिसगाइड करने वाली जनता ज्यादा एग्जिस्ट करती है हमारे पास, जो सीधा रास्ता दिखाने की बजाय आपको गलत रास्ता दिखा रहे होते हैं, और आप जो दिख रहा है आप उसको फॉलो करी जा रहे हैं। तो ये मसाइल मेरे नजदीक है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। ये रिटन इम्तिहान है, आप तैयारी ऑरल कर रहे होते हैं। तो जब आपको 6 घंटे एक दिन में लिखना पड़ता है, जिसमें 3 घंटे की ब्रैकेट में आपने 4 सवालों के जवाब देने हैं जो 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, तो बच्चे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती, फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर उम्मीदों का बोझ होता है, आपके कंधों पे घर वालों का, इधर उधर से लोग। अब मैं अगर आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। कोई जरूरत नहीं है इसका सोशल मीडिया पे इश्तिहार लगाने की, एस्पायरेंट टू बी और सीएसपी टू बी। कोई जरूरत नहीं है। लोगों को, जितने कम लोगों को पता होगा कि आप compete करने जा रहे हैं, उतना आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा और आप बेहतर परफॉर्म भी कर सकेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो आपने हमारा कंसेप्चुअल स्टडीज़ की बात की है, अब ये तो तैयारी बच्चे अपने तौर पे भी शुरू करते हैं, फिर आप जैसे मेंटर्स की हेल्प लेते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हैं। बट ये जो कंसेप्चुअल स्टडीज़ है, ये तो हमारे, अभी मैं आपसे पहले भी हमारे पास एक माहिर तालीम थी डॉक्टर आयशा, वो भी यही बात करी थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंसेप्चुअल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं, मेजरली हमारा सिस्टम एजुकेशन का। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद इसी वजह से जिस नंबर को या जिस मिनिमल नंबर को हम या परसेंटेज को डिस्कस करें, उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि बच्चों के या जो लोग आते हैं उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हम जब सेमेस्टर सिस्टम से निकल के आते हैं ना, तो हमें एक पर्टिकुलर सेट प्रोवाइड कर दिया जाता है नोट्स का, जिनको हमने पढ़ना है, उनका रटा लगाना है, और हमने उसमें 3 अबव जो है वो CGPA ले लेना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम रटा सिस्टम चलता है, कॉन्सेप्ट नहीं है। हम आज भी, अब तो अरसा दराज हो गया, मेरी कोई मैट्रिक इंटर के बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हुई, बिकॉज ये थोड़े बड़े बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आप कोई बच्चा उठा के देखें और उससे कहें कि तुम एक मजमून लिख दो मुझे एक सफ़े के ऊपर, अपने फेवरेट ड्रामे के हवाले से, या अपने कोई जो ड्रावना ख्वाब तुमने देखा है उसके हवाले से, वो बच्चा एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता। वहीं पे आप उस बच्चे से कहें जी माय स्कूल विजिट टू अ हिल स्टेशन, तो वो उसने रटे हुए हैं, माय बेस्ट फ्रेंड उसने रटा हुआ है। तो हम, ये जो रटा सिस्टम है, ये बेसिकली स्कूल से चलता होता है। तो आपकी स्कूलिंग मैटर करती है, और उसी से आपकी आगे ग्रामर चल रही है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स चल रही हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स चल रही हैं, और फिर आप किस तरह से बात को घुमा फिरा के मुख्तलिफ अंदाज में करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, वो सब चल रहा है। तो ये अब जिस तरह से हम जा रहे हैं इस तरफ के, हम 35-5 करते हैं, तो मेरा ख्याल से इसी के साथ क्लस्टर सिस्टम भी कर लें और थोड़ा सा हम अपना ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम रीवैम्प कर लें, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा कुछ भी आप कहना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, जो लोग अटेम्प्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, करने वाले हैं, कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहें? श्योर। अच्छा, पहली बात तो जो अभी 2026 में बैठ रहे हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपने जितनी तैयारी करनी थी आप लोग कर चुके हैं, और उस पूरे कमरा इम्तिहान में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल बच्चा बैठा हुआ है तो वो सिर्फ आप हैं। आप बाकी बैठे हुए हर बच्चे से सबसे बेहतर। और जो आगे आने वाले सालों में तैयारी करना चाह रही हैं, आप लोग अखबार पढ़ा करें, थोड़ी अपनी अंग्रेजी बेहतर करें, और अपना जिंदगी का अंदाज बेहतर करें। ये रात को 2 बजे तक जाग के और सुबह 12-1 सो के पढ़ाई नहीं होती। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, हेल्दी खाएं, खुश रहें, नमाज पढ़ा करें, और वालिदैन से दुआ लिया करें, तो इंशाल्लाह इम्तिहान कामयाब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हमारा बहुत शुक्रिया। हमारा फरहत हमारे साथ मौजूद थी, CSS मेंटर। और अभी जो हम बात करें इन CSS के एग्ज़ाम्स के अंदर जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने के हवाले से, और फिर अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, अब तो उस पर अपना ताज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हेयर फॉल बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं है, बल्कि अब ख़वातीन हो मर्द हो दोनों के लिए एक स्ट्रेस की सी सूरत हाल है जदीद दौर में, जहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट को समहाउ गंजपन के हल के तौर पे पेश करें, मगर इस हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। इसी तनाजुर में जानना बहुत ज़रूरी है कि बालों के गिरने की असल वजूहात क्या हैं, कब ये चीज़ अलार्मिंग हो सकती है, कब ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कब आपको मेडिकेशन या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सर्दियों में बालों का ज़्यादा गिरना हो, फिर आपकी डैंड्रफ का इशू है, फिर रूट्स आपकी वीक हो जाती है, बहुत कॉमन इशू है। अब क्वेश्चन ये है कि हर शख्स के लिए क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक राइट डिसीजन है, या पहले आपको अपने रूट कॉज को एड्रेस करना है कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है, आपको गंजपन क्यों हो रहा है। इस पे बात करेंगे। डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर कंजा, हमने नॉर्मली ये सुना है कि भाई ये वेदर होता है, इसमें बाल झड़ते हैं, फिर वो मुझे तो लगता है पूरा साल एक ही वेदर रहता है, क्योंकि हेयर फॉल होता ही चला जाता है। सो पहले आप हमें ये बताइए कि हेयर फॉल की रीजंस क्या होती हैं और किस सूरत में हमें एक मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो हेयर ग्रोथ का एक साइकिल है, हर चीज़ का एक साइकिल होता है। हेयर का साइकिल क्या है कि पहले एनर्जन फेज़ आएगी, वो ग्रो करेगा, एक ख़ास लेंथ तक जाएगा, और उसके बाद एक स्टैटिक फ़ेज़ आ जाती है जिसमें बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा होता बाल, और फिर उसकी शेडिंग फ़ेज़ आ जाती है। तो तकरीबन आपके जो स्कैल्प हेयर होता है उसका हेयर साइकिल काफ़ी लंबा होता है। कुछ लोगों का 1 साल का होता है, कुछ लोगों का 3 से 5 साल का भी होता है, जिनके बहुत लंबे बाल होते हैं। तो जिनका 1 साल का ग्रोथ साइकिल है, तो आप देखेंगे कुछ मंथ्स साल के ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों के, या सितंबर अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जिसमें आपके एकदम से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो वो उस वक्त हेयर साइकिल उस फेज़ में है जब उसकी शेडिंग फेज़ चल रही है, तो उसमें डेफिनेटली आपके बाल शेड होंगे, और 2 to 3 मंथ्स के इंटरवल से वो एकदम से रुक जाएगा, और फिर नए बालों की एनर्जन फेज़ यानी ग्रोइंग फेज़ शुरू हो जाएगी। ये तो एक नॉर्मल साइकिल है, इससे आपने घबराना नहीं है। इस पैटर्न को आप जानते भी होंगे कि कुछ साल के कुछ मंथ्स में आपके बाल गिरते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। और वैसे भी दिन में 100 बालों का गिरना, 100 बालों का गिरना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ बाल हैं आपके सर पे, तो कुछ ना कुछ शेडिंग फेज़ में होंगे, कुछ ग्रोइंग फेज़ में होंगे, तो वो मिक्स एंड मैच चलता रहेगा। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन कब होती है, जब हम कहें कि 6 मंथ से आपका हेयर फॉल होता ही जा रहा है और रुक ही नहीं रहा, और आप तकिए पे बाल गिरे हुए हैं, बेडरूम में बाल गिरे हुए हैं, वॉशरूम में हर तरफ बाल गिरे हुए हैं, तो ये एक अलार्मिंग फेज़ है। इसका मतलब है कि अंडरलाइन कुछ ना कुछ कॉजेज़ चल रही हैं, कुछ रूट कॉजेज़ हैं जिनको पकड़ना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अब अगर उसमें देखा जाए तो हमेशा हमारी इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होते हैं, बेसिक से स्टार्ट होते हैं कि हम देखें कि आपका HB लेवल नॉर्मल है, आपको खून की कमी तो नहीं हो रही, आयरन लेवल्स ठीक हैं जिससे बाल गिरते हैं, अगर आयरन लेवल्स कम हो, अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी है उससे भी बाल गिरेंगे, इसी तरह आपकी बायोटिन की डेफिशिएंसी है उससे बाल गिरेंगे। इसी तरह कुछ हार्मोनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम फीमेल्स में PCOS होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं, आप वेट गेन करना शुरू हो गए हो, या आपको एक्ने आना शुरू हो गई है और साथ बाल गिर रहे हैं, तो ये भी हार्मोनल चीज़ों की तरफ हमें इशारा करता है। उसके बाद कुछ होता है पैटर्न हेयर लॉस, जैसे कि मर्दाना गंजपन है। मर्दाना गंजपन एक हार्मोनल इशू है, अगेन उससे भी बाल गिरते हैं। फिर कुछ इंटरनल डिजीज़ हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। अच्छा डॉक्टर गंजा, आपने कहा कि अलार्मिंग तब होता है जब 6 मंथ्स प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। अब हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं ख़वातीन में भी और मर्दों में भी? क्योंकि नॉर्मली ख़वातीन में तो ये होता है कि जी ऑयलिंग कर रहे हैं, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, PRPs चल रही हैं, और अब तो पता नहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए। अब जब आदमियों की बात करते हैं तो वाहिद सोल्यूशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। क्या हेयर ट्रांसप्लांट हर सिचुएशन में आइडियल होता है या नहीं? इसमें भी कुछ हमारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जी बिल्कुल। देखें, हेयर ट्रांसप्लांट की कुछ स्टेजेस हैं। जैसे मर्दाना गंजपन की अगर हम बात करें, जिसको हम एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, उसकी स्टेजेस हैं, उसकी 7 स्टेजेस हैं। 1 to 3 तक ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें आपको इतना फील नहीं हो रहा होता कि गंजपन है, उसमें सिर्फ बालों की थिनिंग हो रही होती है, वॉल्यूम जा रहा होता है, और लोग अक्सर कहते हैं कि बाल वीक हो रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन ही होता है। उसके बाद उसकी 4 to 5 स्टेजेस में आपको नीचे स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ से रिसेशन शुरू हो गई और पीछे एक चांद सा बनना शुरू हो गया। ठीक है, इन स्टेजेस में ये जो 4-5 तक स्टेजेस हैं, इसमें हम बहुत अच्छे से मेडिसिन से, टॉपिकल लगाने वाली स्प्रे से
बहुत अच्छे से बालों को रिवाइव कर सकते हैं और गिरे हुए बालों को भी वापस ला सकते हैं। लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं स्टेज 5 से ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे सिर्फ एक प्लेन स्किन रह जाती है, यानी कि हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल गायब हो गए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत एडवांस एलोपेशिया होता है उसमें सिर्फ प्लेन स्किन होती है और कोई हेयर फॉलिकल नज़र नहीं आ रहा होता, बिल्कुल चमक रही होती है। तो उस स्टेज पे येस, ट्रांसप्लांट इज़ एन ऑप्शन, क्योंकि उस वक्त आपकी मेडिसिन काम नहीं करती। मेडिसिन सिर्फ उस वक्त तक काम करती है जब तक वायबल हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, चाहे वो जितना भी थिन बाल है। हम उसको PRP से या लगाने वाली स्प्रे से या खाने वाली दवाइयों से रिवाइव कर सकते हैं। स्टिमुलेशन के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी वही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आपका ये एरिया जो है वो हार्मोन प्रोन एरिया है, वो आप ट्रांसप्लांटेड बालों को भी गिरा देता है। तो उसके बाद भी आपको स्प्रेज लगानी है। मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि बहुत सारे लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद उनको दोबारा से भी सेशंस लेने पड़ते हैं। और फिर वो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा करा लिया तो आप सॉर्टेड है फॉर लाइफ। आपको दोबारा कराना है और आपको ट्रीटमेंट्स भी लेने, और वो भी हेयर फॉल हो रहा है। यस, इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ पैटर्न हेयर लॉस में हैं तो आप अपनी स्प्रेज का इस्तेमाल रेगुलरली शुरू कर दें, तो आपको ट्रांसप्लांट तक जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। उसके बाद भी बाल गिरने हैं, उसके बाद भी आपको स्प्रेज लगाने हैं, तो वाई नॉट, अर्लियर द बेटर। तो सबसे जो बड़ा मसला होता है, लोग मिनॉक्सिडिल से बहुत घबराते हैं। अब मिनॉक्सिडिल इज़ अ वेरी गुड मेडिसन जो आपके हेयर फॉल को ना सिर्फ रोक देता है बल्कि नए बाल भी उगा देता है। तो लोग कहते हैं कि जी जैसे ही छोड़ेंगे तो बाल गिर जाएंगे हमारे सारे। तो भाई बाल गिरने ही गिरने हैं, चाहे 10 साल में गिरें, 2 साल में गिरें। तो अर्लियर द बेटर। अपने ऐसे ही जैसे आप टूथब्रश करते हैं, आप एक हल्की सी स्प्रे रखें, और बिल्कुल सस्ती सी स्प्रे होती है, आप फॉर लाइफ उसको अपने साथ रख सकते हैं और बालों को गिरने से रोक सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, तो ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांट, अच्छा डॉक्टर कंजा, क्या ख़वातीन भी, अब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इवन कोरिया और इस तरह की, कि हेयर लाइन के ऊपर ट्रांसप्लांट करा रही हैं, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स आ गए हैं, ख़वातीन में भी ये सिस्टम शुरू हो गया है? मैंने तो सिर्फ आदमियों का ही सुना था ट्रांसप्लांट का। क्योंकि देखें, जो पैटर्न हेयर लॉस है वो ख़वातीन की भी बीमारी है। लेकिन ख़वातीन में आपको पूरा गंजपन नहीं मिलता, आपकी सेंट्रल पार्टिंग वाइड होना शुरू हो जाती है। अक्सर ख़वातीन आती हैं और कहती हैं क्राउन से बाल निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि ख़वातीन को अल्लाह ताला पूरा गंजा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे ट्रांसप्लांट पहले इतना नहीं होता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी आ चुके हैं कि आपके पीछे वाली साइड से जहाँ से बाल नहीं गिरते, वहाँ से डोनर एरिया से आप लॉन्ग हेयर लेते हो और वो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हो। तो ना उसका डाउन टाइम है, ना आपको ये होता है कि पूरा बाल उगेगा फिर लंबा होगा फिर। तो अब लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एक लेटेस्ट चीज़ आई है जो कि ख़वातीन के लिए बहुत मौसर है। वेरी फैंसी, मतलब बहुत बहुत ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आई बिलीव। अच्छा, ख़वातीन को व्हाट डू यू रिकमेंड डॉक्टर कंजा, कि आपने जैसे कहा कि इंटायरली बॉल नहीं हो सकती, वो उनको उस तरह से गंजापन नहीं हो सकता, बट स्टिल अपनी आपको सिम्टम्स को हार्मोन्स के अलावा चीज़ों को एड्रेस करते हुए कौन से ऐसे रेगुलर ट्रीटमेंट्स हैं जो ख़वातीन को लेने चाहिए रिगार्डिंग देयर हेयर? जी, पैटर्न हेयर लॉस अभी मैंने देखा है कि पहले हम देखते थे 40+ ख़वातीन में कि क्राउन से बाल जाना शुरू हो गए हैं या ये सेंटर पार्टिंग वाइड हो गई, लेकिन अभी मैंने बच्चियों में बहुत देखा है। 20 इयर्स की बच्चियाँ आती हैं, टीन एज में बच्चियाँ आती हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं ना, उनका पैटर्न हेयर लॉस बहुत अर्ली हो रहा है। तो उसमें अगेन मिनॉक्सिडिल इज़ वेरी गुड। आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल शुरू कर दें और उसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करना, बिकॉज इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। पैटर्न हेयर लॉस एक दफ़ा शुरू हो गया तो इट्स गोना स्टे विद यू फॉर लाइक जब तक आपके बाल हैं। तो इसलिए मिनॉक्सिडिल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप उसे घर में शुरू कर दें। अगर अब मिनॉक्सिडिल से आपका वो है क्या मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन है? अच्छा, ओरल भी आता है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप ओरल घर में खुद से शुरू करें, वो आपकी अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। लेकिन स्प्रे फॉर्म्स आप घर में शुरू कर सकते हैं। स्प्रे फॉर्म में आता है, 2 पफ्स आपने लेने होते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द स्किन, और उसके बाद आपने उसको लीव ऑन स्प्रे है, वॉश करना भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन यह है कि जो भी आपका पैटर्न है, हफ्ते में 2 दफ़ा आप वॉश करते हैं, 3 दफ़ा वॉश करते हैं, तो अपना स्कैल्प वॉश करें और उसको लीव ऑन स्प्रे रहने दें। तो आप देखेंगे कि 2 to 3 मंथ्स में आपके बाल गिरना बिल्कुल रुक जाते हैं और 6 मंथ्स में आपके न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर उससे इतना फाका नहीं हो रहा तो देन वी गो टू, इट इज़ अ स्टेप वाइज अप्रोच। उसके बाद फिर हम PRPs पे जाते हैं, PRPs के बाद अब एक्सोसोम्स आ चुके हैं, देन वी हैव वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी जिससे हम बालों को स्टिमुलेट करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू।
लेकिन बेसिक्स हमेशा बेसिक्स रहती हैं। स्टार्ट विद टॉपिकल स्प्रेज। टॉपिकल स्पेस। अच्छा डॉक्टर कंजा, अपने इन जनरल अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं, हेयर केयर रूटीन कितनी इंपॉर्टेंट है, ख़वातीन हो या चाहे वो मर्द हो? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सी आपको अपनी रूटीन में शामिल करनी है, चाहे वो आपके वॉश करने का पैटर्न है, कंडीशनिंग का पैटर्न है, या शैम्पूज़ हैं, या कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं? तो जी, शैम्पूज़ एक अच्छे शैम्पूज़ बहुत रोल प्ले करते हैं, लेकिन शैम्पूज़ सिर्फ स्कैल्प के लिए होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप बाल भी वॉश कर रहे हैं और समझते हैं कि शैम्पू जितना बालों की लेंथ पे लगाएंगे उतने अच्छे बाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उनमें सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स का मतलब है कि वॉशिंग के लिए हैं वो, या कि आपकी जो सीबम है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, आपकी स्कैल्प के अंदर एक्लूसिव एनवायरनमेंट होता है ना बालों की वजह से, तो उसको क्लीन करने के लिए होते हैं। तो वो थोड़े से एब्रेसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं शैम्पूज़। वो सिर्फ स्कैल्प पे यूज़ करें और अपनी बालों की लेंथ के लिए हमेशा कंडीशनर्स यूज़ करें। कंडीशनर्स बहुत अच्छी मोडालिटी है जो आपके बालों की क्यूटिकल्स को सेव करता है। उसमें फ़ैट्स होती हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है आपके बालों के अराउंड। तो कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, और वो बालों की लेंथ के लिए होते हैं। वो रूट्स पे नहीं लगाने। रूट्स पे आपने शैम्पू करना है और अच्छा सा कंडीशनर रखें, तो ये दो बेसिक चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन येस, ऑयलिंग एंड मसाजिंग का भी एक बहुत अच्छा रोल है कि लेकिन आपने ओवरनाइट ऑयल्स अप्लाई नहीं करने स्कैल्प के ऊपर। उससे फिर आपकी डैंड्रफ वर्स होती है, आपके सीबम फिर उसमें स्कैल्प एक्ने हो जाती है। हमेशा 20 मिनट्स के लिए लगाएं, सिर्फ ऑयलिंग करें, अच्छा सा मसाज करें। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, बालों की हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, क्योंकि हम जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें भी हम सिर्फ ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं आपके हेयर की रूट्स को। तो मसाजिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, जेंटल मसाजिंग एंड 20 मिनट्स की ऑयलिंग, दैट्स इट। उसके बाद अपना स्कैल्प वॉश करें और अच्छा सा कंडीशनर लगाएं, मास्क लगाएं। बहुत अच्छी मोडालिटीज़ हैं, ये बेसिक हेयर केयर होनी चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पूज़, इनकी क्या साइंस होती है और कितना ज़रूरी है इनका इस्तेमाल? सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनमें चूँकि सरफेक्टेंट नहीं होता तो स्कैल्प की वॉशिंग इतनी क्लियर नहीं हो पाती। और सीबम, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी ऑयली स्किन होती है, उनकी स्कैल्प भी बहुत ऑयली होती है, तो सल्फेट फ्री शैम्पू अच्छे हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों को इतना सूट नहीं करते। और फॉर जनरल अगर आप ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते नहीं, तो मैंने अक्सर देखा है कि स्कैल्प की वॉशिंग सही तरह से नहीं होती है, क्लियर नहीं हो पाती स्कैल्प, और फिर अल्टीमेटली डैंड्रफ एंड वो डेब्री इकट्ठा हो के आपको इचिंग और एक्जिमाज शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छा शैम्पू चाहिए जिसमें सरफेक्टेंट हो, ताकि हमारी स्कैल्प क्लियर होती रहे। बिल्कुल ठीक है। एंड डॉक्टर कंजा, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स? कुछ भी कहना चाहें? हाँ जी, बालों की केयर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ केराटिन ट्रीटमेंट्स ना कराएं। ना कराएं Okay. क्योंकि जो भी आपके स्ट्रेटिंग केमिकल्स लगते हैं ना बालों में, मैं बहुत सारी, मेरी ओपीडी में एक बहुत बड़ा चंक यंग बच्चों का ये आता है कि एक दफ़ा केराटिन कराया या रीबॉन्डिंग कराई और उसके बाद से वो बाल दरमियान में टूट के गिरना शुरू हो गए और वो कभी ठीक नहीं हो पाते। क्योंकि जो भी आप स्ट्रेटनिंग केमिकल लगाते हो ना, वो आपके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, क्यूटिकल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। वो बाल कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता जब तक आपका नया बाल उग के नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी और चीज़ से स्ट्रेटनिंग कर लें, स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग कर लें या अच्छा कंडीशनर यूज़ कर लें, लेकिन प्लीज़ ऐसे कोई भी केमिकल्स बालों पे ना लगाएं जिससे आपके बॉन्ड्स ब्रेक होकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। उससे बाल डेफिनेटली टूटेंगे और हेल्थ ख़राब हो जाएगी बालों की। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंजा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी जी। बात हेयर ट्रांसप्लांट से शुरू हुई थी और हमारी बालों की हेयर केयर के ऊपर आई, बट आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी टिप्स है। इवन हम बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं सैलून्स पे जाके, आप अवॉइड करें, जैसे डॉक्टर कंजा ने भी कहा। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि पैटर्न से डिफरेंट है, जो कि नॉर्मली होते हैं पैटर्न्स, तो फ़ौरन आप मेडिकल हेल्प भी लें, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि बाल आपकी ओवरऑल ब्यूटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए, मैं किचन में आ गई हूँ। हमारे साथ शेफ़ सैयदा एमन ज़हरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एमन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी बिल्कुल हैं? ठीक। एमन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हैं आज आप? मैं आज शाही मखमली बना रही हूँ। ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी किस्म की जो है ना रेसिपी है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं, पहले हमें रेसिपी बताएं। ये जो है काजू के साथ बनती है। ठीक है। ठीक है, इसमें आप काजू को
बिल्कुल पीस के, प्याज को पीस के प्याज का पेस्ट बना के इन दोनों को सबसे पहले डालते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो है चिकन ऐड करेंगे। ठीक है। जब चिकन का कलर जो है बदलने लग जाएगा तो आपने ज़ीरा और इसमें आपने इलायची डालनी है। ठीक है। क्योंकि इलायची की आपको पता है खुशबू बहुत अच्छी आती है, और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये शाही है तो उसमें जायके और खुशबू अच्छी आती है। ठीक है। अभी मैंने इसमें जो है मसालों के बाद मैंने इसमें डाला है दही। ठीक है। तो दही जो है वो डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच जो है वो आहिस्ता रखनी है। आहिस्ता रखनी है। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको तेज़ आंच पे डालेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये टिप आपको सिर्फ शेफ ही दे सकते हैं, क्योंकि घर में तो तेज आग पे खाने बन रहे हैं, ऊपर ही दही, ऊपर ही मसाले सब डल रहे होते हैं। तो ये जो है वाकई अक्सर जो ग्रेवी जो है वो अक्सर टाइम लेती है, वो यही होता है कि आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते हो। अगर आप प्रॉपर टाइमिंग, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, जैसे बेकिंग में साइंस है तो कुकिंग में हम लोग अंदाजे से तो चल रहे होते हैं, बट कुछ टिप्स होती हैं जिनका हमें ख्याल प्रॉपर रखना चाहिए। अभी मैंने उसकी दही इसमें डाल चुकी हूँ मैं, तो इसकी मैं थोड़ी आंच बढ़ा दूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये स्पाइसी होने वाली है या मिनिमल होगा, क्या होगा? ये आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये क्रीमी है, इसमें क्रीम भी ऐड होगी। तो आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं। ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और आपने बोनलेस चिकन लिया है? बोनलेस चिकन लिए, आप वैसे दूसरे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हड्डी वाला चिकन हो, कुछ कहते हैं जी बोनलेस हो। हाँ जी। तो अभी हमने इसको कितनी देर पकाना है इमन? बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो मैंने इसमें जो है क्रीम ऐड करूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इसमें मैंने बस अब क्रीम ऐड करनी है, और इसमें ऊपर से जो तड़का लगेगा वो इन चीज़ों का लगेगा। इसमें हम डालेंगे तड़के में टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक और हरी मिर्च। ठीक है, चलिए आप साथ साथ करें कुक, मैं आपके पास ही खड़ी हूँ और हम गप्पे भी मारते हैं। मीनवाइल एक बड़ी जी इंटरेस्टिंग चीज़ जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जब भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ आती है तो इतनी ज़ेरे बहस आ जाती है कि लोग कहते हैं कि जी क्या हो गया, ऐसा क्या किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है और पंजाब की सीनियर जो सूबाई वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने अपनी हालिया सियासी सरगर्मियों की बजाय एक अलग तौर के ऊपर आवाम को, या उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने वो ख़बरों की जीनत बनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी के मौके के ऊपर जी उनका एक जो नया अंदाज़ था, नया रूप था, बल्कि इनफैक्ट वो आवाम और मीडिया की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बहुत सारे फ़ैन सारफीन ने उनकी लुक को बेहद पसंद किया और उनके खूबसूरती और स्टाइल की भी खुल के तारीफ़ की। बहुत सारी शोबिज़ शख्सियात हों, नाक़दीन हों, वो भी इस हवाले से सामने आए। इनफैक्ट मैंने बड़ी एक अच्छी चीज़ देखी कि शर्मीला फ़ारूकी साहिबा हों या बख्तावर भुट्टो जरदारी हों, उन्होंने भी बड़ी अच्छी ट्विटर एक्स के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन्होंने क्या किया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। उन्होंने कहा कि जी हर एक का राइट है। उन्होंने मरीम नवाज़ के साहिबा के हवाले से भी कहा और मरीम औरंगज़ेब की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी कहा। अच्छा जी, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे जी कि कौन क्या कराया है इन्होंने अपने फेस के ऊपर, कौन से इनसे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उनकी वालिदा ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो क्रैश डाइट पर थी और 2 से 3 माह से वो सिर्फ कॉफ़ी या चाय के ऊपर गुजारा करी थी। इस पर भी बात करेंगे, और मैं एज अ व्यूअर कह लें या एज अ पब्लिक ये सजेशन ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चेंज लाने की कोशिश की है, खूबसूरत लगने के लिए या बेहतर लगने के लिए, तो ये उसका राइट है। बिल्कुल ऐसे गैर ज़रूरी जो तज्ज़िये है उससे हमें गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जी ये कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं, इस पर हमारे साथ हिजाब वासिफ मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हिजाब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? मोस्ट वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिजाब, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप ज़रा बताएं कि बहुत सारे लोगों की इस पर बहुत सारी ओपिनियंस हैं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। अच्छा, देखें, ज़रूरी नहीं है कि ये क्रैश डाइट ही हो, क्योंकि आपको तो पता है वालदा जो होती हैं या स्पेशली ख़वातीन में, मदर्स में, ये चीज़ बहुत वो कॉमन है कि अगर आप कम खा रहे हैं या आप किसी प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने बस इस तरह बोल दिया आके कि कॉफ़ी और चाय पर थी वो। हो सकता है वो कम खा रही हो सकता है वो किसी प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कर रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई क्रैश डाइट हो। अच्छा, पहले तो आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा समझा दें कि क्रैश डाइट होती है। क्रैश डाइट के अंदर आपको मोस्टली देखा ये गया है कि 800 से 1000 कैलोरीज दे दी जाती हैं, जो कि बहुत कम कंसिडर की जाती हैं।
और इतनी कम कैलोरीज लेने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, वो डेली एक्टिविटीज भी आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, और आप बहुत कम खा रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, और इसके बेतहाशा नुकसान भी हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट क्योंकि आप बहुत कम खा रहे होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिजाब, अब मुझे ये बताएं कि नॉर्मली ये जो हमने क्रैश डाइट जिसका आप जिक्र करिए नुकसानात होते हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन समहाउ मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूंगी कि आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग। आई बिलीव कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर जाते हैं कि जी इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, बट कौन सी ऐसे हेल्दी, वी नेवर नो कैसे बहुत सारे हेल्दी तरीके को उन्होंने ऑप्ट किया हो जस्ट टू लुक दैट वे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा देखिए, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अमेजिंग। ऑफ कोर्स आप देख लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर एक धूम मची हुई है, लोगों को उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद आई है, लेकिन उसके पीछे मेहनत है। ऑफ कोर्स हमें लग रहा होता है कि ये सिर्फ 2-3 दिन का काम है, मगर ऐसा होता नहीं है। क्रैश डाइट्स देखें, जहाँ पे जिसकी बात आप करी हैं, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर अच्छा है, ठीक है, आपने ठीक है बेशक कैलोरीज कम ली हैं, बट आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की जो क्वांटिटी है वो अच्छी है, तो आपकी बॉडी को और मसल्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल रही है। लेकिन बहुत सारी डाइट प्लान्स ऐसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मौजूद हैं जिनके अंदर सिर्फ सब्जियां, सूप, पूरे दिन में सिर्फ अंडे, तो इसके बेइंतहा नुकसान आते हैं। इनकी लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे, तो मैं आपको पहले फिजिकल बताती हूँ, दिखने में बता देती हूँ कि आपकी स्किन सबसे पहले खराब होती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके नेल्स खराब होने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सारे मसले मसाइल भी रहने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड ये भी देखा गया है जो लोग इस तरह की डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें मेमोरी इश्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, मेमोरी इश्यूज भी आते हैं, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है, क्योंकि आप डेली एक्टिविटीज, आपको आपकी बॉडी को उतनी कैलोरीज भी नहीं मिल रही हैं जितनी उसको डेली काम करने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जरूरत है। अगर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 1600 है, ठीक है, और आप 800 कैलोरीज ले रही हैं, तो ये चीजें जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर खवातीन में देखा ये गया है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके पीरियड्स मुतासिर होते हैं और बहुत सारे आगे जाके मसले होने लगते हैं। तो हिजाब मुझे ये बताएं कि जाहिर है आपको डाइट के साथ अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब हमारा मसला ये है ना कि एज अ पब्लिक हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देख ली है, हमने उसका एंड रिजल्ट देखा है, हमने उसका प्रोसेस तो देखा नहीं है। अब हमने भी सोचना है कि हमने भी चाहिए तो हफ्ते में पतली हुई होंगी तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, हालांकि हफ्ता नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ प्रोसेस। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि आपने अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों को साथ इक्वली बैलेंस करके कैसे पतला होना है? देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान और एक प्रॉपर वर्कआउट स्केड्यूल लेके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशंस 2-4 महीने के लिए में नहीं हो जाती, इसमें सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। आप प्रॉपरली किसी न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनर के प्लान को फॉलो करते हैं, और आप कंटिन्यूसली उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। वही बात है कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो जब आप कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं कोई काम, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपने कहा कि हेल्दी डाइट प्लान, एक हेल्दी डाइट प्लान वो है जिसके अंदर आप 400-500 कैलोरीज जो हैं वो आपकी माइनस कर दी जाए आपकी डेली कैलोरी से, फॉर एग्जांपल, या 300, डिपेंडिंग कि आपका क्या गोल है। तो उस तरह से आपको एक डाइट प्लान डिजाइन किया जाए जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। उसमें कार्ब्स भी होते हैं, उसमें फाइबर भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, उसमें गुड फैट्स भी होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हर चीज की है। बिल्कुल ठीक है। उसको सब कुछ जहन में रखते हुए डाइट प्लान बनाया जाता है, सब कुछ जहन में रखते हुए। थैंक यू वेरी मच हिजाब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से बताया कि आप सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हैं ये फाइनल रिजल्ट होता है, चाहे वो मरियम औरंगजेब की ट्रांसफॉर्मेशन है या किसी की भी है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। सो आपको भी इस सारी चीज़ों में अमल करना होगा। मीनवाइल एमन ने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का खाना तैयार कर लिया है, ये इतना खुश शक्ल लग रहा है। एमन, आपने क्या क्या तड़के में ऐड किया, ये ज़रा हमें जल्दी से बता दें। इसमें मैंने सबसे पहले बटर और ऑयल के साथ आपने तड़का लगाना है। ठीक है। इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, साबुत लाल मिर्च, टमाटर, अदरक सब ऐड किया आपने इसमें। और अच्छा, इसका कुकिंग का ओवरऑल टाइम कितना होता है जो आपने चिकन में उसमें गल जाए हमारा?
तकरीबन ये 20 मिनट में आपका टोटल जो है ना डिश रेडी हो जाएगी। प्रिपरेशन भी अगर आप जल्दी काम जल्दी कर करते सकते हैं, हैं, हाँ। कटिंग से लेकर हर चीज़, क्योंकि अगर आपके पास कटिंग सब कुछ हुई है तो ये तकरीबन 20 20 मिनट मिनट्स में। करके अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं तो उससे पहले ही आप देखिए कितना खुश शक्ल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच एमन। Thank you मुझे so ये much, बताएं thank you. आप कितने अरसे से एज अ शेफ काम कर रही हैं? मैं तकरीबन 5 साल से कर रही हूँ। जबरदस्त। मैं अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ ऑनलाइन। लवली लवली। बिजनेस का नाम क्या है आपके? एमन्स किचनएट। एमन्स किचन हाँ जी। तो एमन आप किस तरह के खाने ज़्यादा बनाती हैं? वैसे मेरी एक्सपर्टीज डिजर्ट्स में है। डिजर्ट्स में? हाँ ओके। जी, लेकिन मैं घर में ऑब्वियसली मैं देसी खाने भी बनाती हूँ, तो ये सब वाला कुछ- आपकी एक्सपर्टीज में शामिल है। हाँ थैंक जी। यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू। मैं पास कर रही हूँ, Thank मुझे बहुत शक्ल से भी अच्छा लग रहा है, खुशबू से भी अच्छा लग रहा है, और मैं इसको शो के बाद डेफिनेटली ट्राई भी करूँगी। बहुत शुक्रिया कि आपने Thank you शेफ so लाइफ इतनी much. अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की। सैयदा एमन ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी, शेफ़ हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने हमारे साथ आज रेसिपी शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।